वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सो सब लोग आ गए हैं। क्या सब लोग आ गए हैं? बायो वाले भी आ गए हैं? यस। ऑल ऑफ यू हैव जॉइन्ड द मीटिंग। बायो वाले सब आ गए? चलो ठीक है। सर वो लास्ट वाला मॉर्निंग के क्लास में करवाया था वो वापस बताओ। अच्छा, लास्ट वाला क्वेश्चन फिर से बताऊं? चलो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे वो वाले क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करते, ठीक है? बद्दा आ भी गया छे? चलो बद्दा आ भी गया ने? यस, लास्ट वाला क्वेश्चन हम क्या डिस्कस कर रहे थे सुबह वाली क्लास में? चलो ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह का था। आपको एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट दी हुई थी और उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना था किसी पॉइंट पे, ठीक है? फाइनाइट सोलेनोइड तो आपको बता दिया था ना मैंने। फाइनाइट सोलेनोइड सबको बता दिया था। और फाइनाइट सोलेनोइड से रिलेशन हमें क्या मिला था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट सोलेनोइड। ये रिलेशन आपको याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट सोलेनोइड इज विच इज म्यू नॉट एन आई अपॉन टू। फाइनाइट सोलेनोइड की वजह से क्या मिलता था? म्यू नॉट एन आई अपॉन टू cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 2। बिल्कुल सही जवाब। cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2, ठीक है? ये रिलेशन आप याद रखो, जेई मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इस पे, है ना? और जो इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड था उसकी वजह से तो हमें सबको पता ही रहता है। इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड की वजह से क्या होता है? म्यू नॉट एन आई, ठीक है? म्यू नॉट एन आई। सेमी इनफाइनाइट की वजह से क्या होता था? सेमी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही जवाब। म्यू नॉट एन आई अपॉन। चलो ये रिलेशन हम सबको याद हो गया, है ना? ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स देख लो सब में से कौन सा है। म्यू नॉट एन आई तो कॉमन फैक्टर है तीनों में, है ना? सेमी में इसका आधा हो जाता है और फाइनाइट में इसका आधा करके उसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, ठीक है? काफ़ी मिलते जुलते रिलेशंस हैं तो आप इजीली इसको याद रख सकते हो, है ना? तीनों रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आप फॉर्मूला बुक अपनी बनाते हो ना, तो फॉर्मूले बुक में डायरेक्टली आपको ये सारे फॉर्मूले लिखने हैं। जो जो फॉर्मूलेज हम पढ़ते जा रहे हैं, मैंने आपको बोला था 3 कॉपी मेंटेन करनी है। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। और कल पेरेंट्स मीटिंग में भी जो बच्चे आए थे मैंने तब भी उनको यही बात बोली थी कि 3 बुक्स आपको मेंटेन करनी है ना? पहली कॉपी में आप सारे फॉर्मूले लिखोगे, जो जो फॉर्मूले हम पढ़ते जा रहे हैं, जो जो आपने समझे हैं फॉर्मूले, उन्हें लिखना है, ठीक है? दूसरी कॉपी में आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, जो भी आपने पढ़ा है अच्छे से उसको अपनी भाषा में एकदम छोटा छोटा करके लिखना है, ठीक है? बहुत शॉर्ट करके। और तीसरी कॉपी में आप क्वेश्चंस जो भी सॉल्व करते हो न्यूमेरिकल्स, उसकी जो आपकी गलतियाँ होती हैं न्यूमेरिकल्स में, है ना? जैसे न्यूमेरिकल्स में आप किस तरह की गलतियाँ कर सकते हो? सपोज करो एग्जाम में आपको दिया है 1000 टर्न्स इन 2 मीटर्स ऑफ लेंथ, ठीक है? 2 मीटर लंबा आपको एक सोलेनोइड दिया है और उसमें बोला गया है उसमें 2 मीटर लेंथ है सोलेनोइड की और उसमें कितने टर्न्स है? 1000 टर्न्स। तो यहाँ पे आपका एन का वैल्यू क्या होगा बताओ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एन? यस, हाँ 500 होगा, ठीक है? अब कई बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं एग्जाम में, जैसे उनको 1000 टर्न्स मिलता है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देते हैं और फिर उनका आंसर रॉन्ग आ जाता है। तो ये चीज़ आपको नोट करना है कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तब आप इस तरह का एरर अगर करते हो
तो उसको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। वो एरर के लिए आपको कॉपी बनानी है ये वाली। तो 3 कॉपी बनाना बहुत ज़रूरी है, ये तीनों कॉपी सबकी बनी होनी चाहिए। और इसके अलावा आप सबके पास सिलेबस होना चाहिए हार्ड कॉपी में, ठीक है। सिलेबस हार्ड कॉपी में सबके पास होना चाहिए। जो जो टॉपिक्स आपके होते जा रहे हैं उस पर टिक करते जाओ, ठीक है। और एक और बात मैंने बोली थी, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करते रहना, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, बस इतना आपको मेंटेन करके चलना है। तो जिस दिन आपका जो भी टॉपिक चलता है उसकी उसी दिन फॉर्मूले बुक को अपडेट कर दो, उसी दिन उसके शॉर्ट नोट्स को अपडेट करो, उसी दिन उसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, और उसमें जो मिस्टेक्स है उसको अपडेट करो, ठीक है। इतना काम आप रोज़, आपकी तीनों कॉपी में अपडेट होनी चाहिए, ठीक है। डेली आपको ये तीनों कॉपीज़ को अपडेट करते जाना है, क्योंकि जब लास्ट वाला टाइम आएगा तब आप ये 3 कॉपीज़ को एक बार ऐसे ऊपर से रिवाइज करोगे, ठीक है ना। फॉर्मूले कॉपी को एक बार रिवाइज करोगे, शॉर्ट नोट्स को एक बार रिवाइज करोगे, और न्यूमेरिकल्स में जो मिस्टेक्स आपने करी है उसको एक बार रिवीजन करोगे। इस तरह से आपका रिवीजन चलेगा, है ना। ये पूरी स्ट्रेटेजी है, फॉलो करनी पड़ती है इसको, है ना। ऐसे ही नहीं जो आप सोचते हो किसी का एग्ज़ाम में जो रैंक निकलता है, ऑल इंडिया रैंक, उनकी कभी स्ट्रेटेजीज आप सुनना तो इस तरह से एक पैटर्न फॉलो करते हैं पूरा, और इसको रोज़ फॉलो करते हैं, ठीक है। इस पैटर्न को डेली वो लोग नियम से फॉलो करते हैं, तभी आपका रैंक निकलता है। अब जो हवा में बातें करते हैं कि हमारा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो सब सिर्फ बातें ही होती हैं, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलिए, है ना। और सबको कॉपी मेंटेन करना है ना। फिर भी कोई दिक्कत आती है, कहीं पे कोई फंस जाते हो, मान लो नहीं समझ आ रहा कैसे लिखें उसको, तो कभी भी आप पूछ सकते हो, सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम इसको कैसे करें, ठीक है। चलो, अब ये 3 फॉर्मूले हमारे हो गए थे। इसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें हमारी ऐसी इनफाइनाइट शीट थी एक, है ना। इस तरह की हमारी शीट थी और इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा था, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट में आपका करंट ऐसे जा रहा, ठीक है। और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। इस शीट से r डिस्टेंस दूर हमें एक पॉइंट दिया हुआ था, और उस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना, ठीक है। r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट हमें दिया है, सपोज करो दिस पॉइंट इज p, वी हैव टू फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट p ड्यू टू दिस लार्ज करंट कैरिंग शीट, ठीक है। समझ आया सबको? ये क्वेश्चन था, है ना। तो अब ये लार्ज शीट है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक छोटा सा सेक्शन कंसिडर किया इसका, ठीक है। एक छोटा सा मैंने सेक्शन कंसिडर, ठीक है। इसका थिकनेस है सपोज करो dx, इस dx लेंथ का मैंने एक सेक्शन कंसिडर किया। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इस पॉइंट। सबसे पहले तो आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हो अगर आप चाहो तो। ये डिस्टेंस आपका सपोज करो, यहाँ से ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता कितना है, हाँ इस डिस्टेंस को आप अज्यूम कर लो x है ना। सपोज करो ये जिस पॉइंट से आपका डिस्टेंस r दिया हुआ है, इस पॉइंट को मैं नाम O दे देता हूँ, और ये वाले पॉइंट को मैं नाम Q दे देता हूँ, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपका x है, ये r है, तो ये वाला डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, √r² + x², ठीक है। ये डिस्टेंस आपका इतना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो अब हमें ये वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, इस पूरी इनफाइनाइट लॉन्ग शीट की वजह से। तो पहले मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, और इसकी वजह से देखते कितनी मैग्नेटिक फील्ड आती है इस पॉइंट, है ना। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अच्छा, एक चीज़ आपको और दे रखी थी इसमें, कि इसमें जो करंट है, करंट की डेंसिटी आपको दी हुई थी, दैट इज़ I A/m/m, है ना। दिस इज द डेंसिटी ऑफ करंट गिवन टू यू, है ना। तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है, पहले मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, कि आप में से कोई बता सकता है कि इस पॉइंट पे इस एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट की वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। इसका ओरिएंटेशन बताऊं कैसा है,
इसका ओरिएंटेशन ऐसा है, देखो ये करंट जो है आपका, जो मैंने क्रॉस बताया है, क्रॉस का मतलब है आपका करंट है ये, है ना, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये आपका करंट है, ये आपका करंट है ना, ये जितने भी आपको क्रॉस यहाँ पे शो करें, इसका मतलब ये है करंट आपका अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, इसमें हर एक पॉइंट पे आपका करंट अंदर की तरफ जा रहा है। इसका ओरिएंटेशन इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो 3D में। अगर आपको मैं 3D व्यू दिखाऊं तो आप इस तरह से देखो, इसको थोड़ा टिल्ट करके देखो, आप थोड़ा टेढ़ा करके देखो तो आपको ऐसा दिखाई देगा, है ना। ये सारी वायर्स हैं, मतलब ये सब करंट कैरिंग वायर्स, इसमें करंट अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। 3D में आप इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हो। और ये वाला जो पॉइंट्स है ये हमने ऐसे क्रॉस से शो किए हुए हैं। आप इधर से देखो, यू कैन सी फ्रॉम दिस साइड, आप यहाँ पे अपनी आंखें लगा के देख सकते हो तो आपको अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पे अपनी आंखों को लगाओ और अपनी आंखों को लगा के यहाँ से देखो, ठीक है। ये आपको क्रॉस ऐसे दिखाई देगा ना, ये क्रॉस आपको इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। और ये आपकी इनफाइनाइट लॉन्ग जो वायर में बता रहा था, मतलब जो शीट बता रहा था, वो आपकी इस तरह से जा रही है, इस तरह से आपकी जो शीट है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है। थोड़ी आंखों को अपना टेढ़ी करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे दी गई, ठीक है। अब ये करंट सब में आ ही जा रहा है। क्या अब मेरी बात आपको समझ आ रही है? है ना, ओरिएंटेशन क्लियर हो? बहुत बढ़िया। अब देखो, अब मैं वापस अपने 2D वाले डायग्राम पे आता हूँ। देखो बुक्स में ना इस तरह का डायग्राम नहीं बनाते वो लोग, बुक्स में आपको डायरेक्टली ऐसा डायग्राम मिलेगा 2D वाला। अब ये इमेजिनेशन आपको करना पड़ता है, फिजिक्स में कई बार चीज़ें इमेजिनेशन से आती, तो वो जो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका इमेजिनेशन अपना आप डेवलप हो जाएगा, ठीक है। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो आप प्रैक्टिस करोगे तो डेवलप अपने आप हो जाएगा। तो अब इसमें यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें मैं पूछ रहा था आपको व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कई बच्चे बता रहे क्लॉकवाइज, ललित ने आंसर बोला क्लॉकवाइज। बेटा क्लॉकवाइज तो ठीक है, वो तो फील्ड की डायरेक्शन होगी। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, जिस पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन निकालनी होती है एलिमेंट से, उस पॉइंट पे आप एक सर्कल ड्रॉ कर दो उस रेडियस का, ठीक है। उस रेडियस का आप एक सर्कल बना सकते हो ना यार, क्या दिक्कत है, इस तरह से सर्कल आएगा। अब राइट हैंड थंब रूल लगाओ और देखो इस पॉइंट पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है वो इधर को जाएगा। राइट हैंड थंब रूल लगा के देख लो, हमेशा आपकी रेडियस के परपेंडिकुलर होगा एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? यस, राइट हैंड रूल लगा के देखो, बहुत बढ़िया। राइट हैंड रूल लगाओ, सबसे बढ़िया वाला मेथड यही है, आपको जिस डिस्टेंस पे जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहाँ पे आप एक सर्कल बना दो, उस रेडियस का एक सर्कल बना दो और फिर राइट हैंड थंब रूल से देखो फिंगर्स कहाँ पे घूम रही है, तो फिंगर्स आपकी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो फिंगर्स क्लॉकवाइज घूम रही है, तो इस पॉइंट पे जो वेक्टर होगा वो क्लॉकवाइज टर्न करोगे तो इस तरह से आए, ठीक है। इस पॉइंट पे निकालनी होगी तो इस पॉइंट पे आपका वेक्टर ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे पूछा होता डायरेक्शन तो इस पॉइंट पे आपका वेक्टर ऐसे घूम जाता, ठीक है। तो हर पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो चेंज होता जा रहा है उसकी, ठीक है। डायरेक्शन हमेशा चेंज होती जा रही, सर्कल पे देखो आप डायरेक्शन चेंज होती जा रही, ठीक है। तो इस तरह से आप इस सिचुएशन को एनालाइज कर, ठीक है। तो हमें तो इस पॉइंट से मतलब है ना, ये तो खैर हमने अपने समझने के लिए ड्रॉ किया, हमें किससे मतलब है, हमें सिर्फ इस पॉइंट से मतलब है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, है ना। ये वाले पॉइंट पे आपके मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। इतना हम सबको पता चल गया। तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड के देखो दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। अब ये छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है आपकी जो इस एलिमेंट की वजह से, है ना, तो इस एलिमेंट की वजह से जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है
तो इसको मैं बी से अच्छा बोलूँ कि ये डी बी है, ठीक है, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, कैसे? एक आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, वन इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड अनदर इज इन योर वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। ये हमारा डी बी वैक्टर है और इसके दो कंपोनेंट्स मैंने कर लिए, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। अब सपोज करो ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये वाला एंगल आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो डी बी के दो कंपोनेंट्स आपके हो जाएंगे, वन इज योर डी बी कॉस थीटा एंड अनदर इज योर डी बी साइन थीटा, ठीक है। डी बी वैक्टर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, वन इज योर डी बी कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट आपका हो जाएगा दैट इज योर डी बी साइन थीटा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जैसा एलिमेंट यहाँ पे वैसा एलिमेंट इसके लेफ्ट साइड भी होगा, क्योंकि इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है। जैसा एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया वैसा एलिमेंट यहाँ पे भी होगा, और इसकी वजह से जब मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा इस पॉइंट पे, तो ये सिमेट्रिसिटी के कारण इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, है ना, इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात? तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे डायरेक्शन कैसे निकालोगे? सपोज करो मुझे इस एलिमेंट से यहाँ पे डायरेक्शन निकालनी है, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना दूंगा, जिस पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन निकालनी है उस पर एक सर्कल बना दो और राइट हैंड रूल लगाओ। फिर राइट हैंड रूल लगाओगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी नीचे की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपकी कहाँ जाएगी? नीचे की तरफ, ये वेक्टर आपका नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो सिमेट्रिसिटी से देखोगे तो दो कंपोनेंट इसके भी हो जाएंगे, दो कंपोनेंट उसके होंगे, दो कंपोनेंट इसके भी हो जाएंगे। तो कौन सा कंपोनेंट इसका बच जाएगा? यस, देख के बताओ। हाँ, कॉस वाला इसका बच जाएगा, तो कॉस वाले कंपोनेंट सारे ऐड हो जाएंगे, है ना। कॉस वाले कंपोनेंट्स आप सारे ऐड कर दोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका हो जाएगा डी बी कॉस थीटा के बराबर, और इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब डी बी का वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो, डी बी का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो डी बी का वैल्यू आपको निकालना है उस सेक्शन के अंदर जितना आपका वायर आ रहा है ना। इसमें देखो एक वायर आ रहा है आपका, तो इस वायर इन्फिनिटी लॉन्ग वायर की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते ही हो, है ना। इन्फिनिटी लॉन्ग वायर की वजह से अगर किसी आर डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो कितना होता है? वो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे निकालनी है ना, तो हाँ, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना हो जाता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, यही होता है। किसी आर डिस्टेंस पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से अगर आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज़ें विजुलाइज होनी चाहिए प्रॉपरली, तो आप ये कंसेप्ट इजीली लगा सकते। अब यहाँ पे मैंने डी बी का वैल्यू इस तरह से निकालूंगा। डी बी का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा? म्यू नॉट टाइम्स करंट। टोटल करंट कितना हो जाएगा? आई क्या दिया हुआ है आपको? करंट पर यूनिट लेंथ, है ना। तो करंट डेंसिटी इंटू थिकनेस करूंगा, थिकनेस कितना उसका? dx, लेंथ कितना है? dx अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। 2πr, r का वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का वैल्यू ट्राइंगल से निकालोगे, विच इज r अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डायग्राम देखो एक बार,
कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा डायग्राम से? कॉस थीटा आपका आ जाएगा r अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे और फिर इसको इंटीग्रेट कर दोगे कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है। देखो इसका अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स क्या है उसको पहले बाहर निकाल लो। म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया। तो म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई इसको मैंने बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी विच इज़ डी एक्स अपॉन, अब ये क्या हो जाएगा? रूट और रूट को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है जल्दी से बताओ? ये आप मैथ्स में पढ़ के आए हो। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है जल्दी से बताओ? ये स्टैंडर्ड रिलेशन है, आपको पता होना चाहिए, मैथ्स के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सवारे में रॉन्ग नहीं हुआ था, सवारे में आप लोगों ने इसको समझने की कोशिश ही नहीं करी थी। चलो आओ देखो आंसर सेम आएगा आपका, यहाँ से देखो। हाँ इसका क्या आएगा आंसर? देखो यहाँ से डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ? 1/r। हाँ बिल्कुल सही है, 1/r tan इनवर्स x बाय r, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। अब ये मैथमेटिक्स का पार्ट है और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर आपको नहीं याद है तो इसको एक डब्बा बना के याद कर लो, क्योंकि मैथ्स में बहुत काम आएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। 1/r tan इनवर्स x बाय r, ठीक है। तो यहाँ से हमें इंटीग्रेशन मिल गया इसका म्यू नॉट आई r अपॉन 2 पाई और ये क्या हो जाएगा? इंटू 1/r tan इनवर्स x बाय r, ठीक है। अब इसमें लिमिट्स पुट कर दो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। लिमिट्स पुट करोगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा? r से r कट गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो पहले आप लिमिट पुट करोगे प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो tan इनवर्स इनफाइनाइट क्या होता है? विच इज़ π/2, ठीक है। फिर नेगेटिव वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो यू विल गेट माइनस ऑफ माइनस π/2, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या बचा है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू π/2 प्लस π/2 आपका हो जाएगा पाई से पाई गया। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, म्यू नॉट i/2। अब ये क्वेश्चन देखो हमने कितना लंबा सॉल्व किया इंटीग्रेशन से, है ना? काफ़ी बड़ा हो गया ना, इंटीग्रेशन से हमने इसको सॉल्व किया, बहुत बड़ा हो गया। अब मैं आपको जो चीज़ पढ़ाने वाला हूँ आज, दैट इज़ योर एम्पियर्स लॉ। अब जब एक बार आप एम्पियर्स लॉ सीख जाओगे तो यही क्वेश्चन को हम 2 से 3 लाइन में सॉल्व कर देंगे बिना इंटीग्रेशन के, ठीक है। एम्पियर्स लॉ एक बार आप सीख जाओगे तो इसी क्वेश्चन को हम 2 से 3 लाइन में सॉल्व करेंगे, बजाय कि हमें इतना सारा मैथमेटिक्स लगाना पड़ा, इतना सब करना पड़ा, वो सब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अब हम नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ योर एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ की खास बात क्या है? देखो इधर, एम्पियर्स लॉ आपका बिल्कुल वैसा होता है जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पढ़ते थे, ठीक है। जैसे गॉस लॉ आप पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे ही मैग्नेटिज्म में आप क्या पढ़ते हो? एम्पियर्स लॉ, ठीक है। तो जिस तरह से गॉस लॉ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंटीग्रेशन को रिड्यूस करता था, हमारे मैथमेटिकल पार्ट्स को रिड्यूस करता था, उसी तरह एम्पियर्स लॉ हमारा मैग्नेटिज्म में
इंटीग्रेशन वाले पार्ट को रिड्यूस करेगा, ठीक है। अब एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट सबसे पहले समझो, व्हाट इज एम्पियर्स लॉ। सपोज करो हमारे पास एक लूप है इस तरह का, ठीक है, एक सर्कुलर लूप, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, सॉरी सर्कुलर लूप है आपका, फिर से डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। और इस सर्कुलर लूप को करंट के बहुत सारे एलिमेंट्स इस तरह से क्रॉस कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ से एक एलिमेंट है, इसमें से करंट आपका I1 जा रहा है, ठीक है। यहाँ से एक एलिमेंट है, इसमें करंट आपका I2 जा रहा है, ठीक है। यहाँ से एक एलिमेंट है, इसमें करंट आपका I3 जा रहा है, ठीक है। यहाँ से एक एलिमेंट है, इसमें करंट आपका I4 जा रहा है, और यहाँ से एक एलिमेंट है, इसमें आपका करंट क्या जा रहा है, I5 जा रहा है, ठीक है। तो एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है, एम्पियर्स लॉ सेज दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग एनी क्लोज लूप। तो क्लोज लूप में जब आप मैग्नेटिक इंडक्शन का लाइन इंटीग्रल करोगे, मतलब B डॉट डी एल, ठीक है, लाइन इंटीग्रल का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल, ठीक है। जब आप लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम करंट एनक्लोज्ड इनसाइड द लूप, करंट एनक्लोज्ड इनसाइड द लूप, कितना करंट उस लूप को एनक्लोज्ड कर रहा है, ठीक है, कितना करंट उस लूप को एनक्लोज्ड कर रहा है, ठीक है। हाँ, इस लूप में भी ऑब्वियसली इस लूप में भी कुछ करंट फ्लो हो रहा है, सपोज करो इस लूप में भी कुछ करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस लूप में भी कुछ करंट I फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जनरेट हो रही है, ठीक है। इस लूप में कुछ करंट I ऐसे फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरह से जनरेट हो रही है, और जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करेंगे अलोंग दिस पाथ, तो इस पाथ में मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ DL, है ना। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का DL के अलोंग जब हम लाइन इंटीग्रल करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, DL के अलोंग जब आप लाइन इंटीग्रल करोगे तो वो किसके बराबर होगा, दैट इज म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। तो इस लूप के अंदर कितना करंट आपका एनक्लोज्ड हो रहा है उसके बराबर होगा, ये एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट, ठीक है। अब एनक्लोज करंट देख लो कौन कौन सी यहाँ पे बताओ जरा, इस लूप को देख के बताओ व्हाट इज द एनक्लोज करंट इनसाइड द लूप, इस लूप के अंदर कौन कौन सी करंट आपके एनक्लोज्ड हो रही, यस हाँ, इस लूप में आपकी करंट एनक्लोज्ड हो रही है I1, I2 और I3, बिल्कुल सही जवाब। अब इसको लिखोगे कैसे, है ना, बच्चे लिखने में गड़बड़ करते हैं, तो देख लो इनकमिंग करंट कौन सी है, आउटगोइंग करंट कौन सी है। तो अगर इनकमिंग को आप पॉजिटिव मान रहे हो तो आउटगोइंग आपकी नेगेटिव हो जाएगी, अगर आउटगोइंग को पॉजिटिव मान रहे हो तो इनकमिंग आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो सपोज करो मैं आउटगोइंग को पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो मेरी ये I1 पॉजिटिव हो जाएगी, I2 पॉजिटिव हो जाएगी, और इनकमिंग कौन सी है I3, तो ये मेरी नेगेटिव हो जाएगी। तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगा, म्यू नॉट टाइम्स, लिखने का तरीका देख लो, I1 प्लस I2 माइनस I3, ठीक है, इस तरह से मैं करंट को लिखूंगा, ये मेरी एनक्लोज्ड करंट। जैसे गॉस लॉ में आप एनक्लोज्ड चार्ज लिखते थे अपॉन एप्सिलॉन नॉट करते थे, वैसे ही एम्पियर्स लॉ में कितना करंट आपका एनक्लोज्ड हो रहा है वो लिखोगे और उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करोगे। वहाँ पे आप कांस्टेंट फैक्टर से डिवाइड करते थे, यहाँ पे आप कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। वहाँ पे आप E डॉट डी एस करते थे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का आप डॉट प्रोडक्ट कराते थे
सरफेस एरिया के साथ, ठीक है। वहाँ पे आप ई डॉट डी एस करते थे, उसका क्लोज इंटीग्रेशन लेते थे। यहाँ पे आप बी डॉट डी एल ले रहे हो, यहाँ पे आप लाइन इंटीग्रल ले रहे हो। ये बात ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। यहाँ पे आप किसका इंटीग्रेशन ले रहे हो? दिस इज़ योर लाइन इंटीग्रेशन एंड दिस इज़ योर एरियल इंटीग्रेशन। यहाँ पे आप सरफेस एरिया लेते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट सरफेस एरिया के साथ होता था। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट आपका लीनियर इंटीग्रेशन, ठीक है, विच इज़ म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज्ड। तो बस ये कुछ सिमिलैरिटीज़ है, कुछ डिफरेंसेस में आपको पता होने चाहिए दोनों लॉस के अंदर। चलो आओ हम कुछ एप्लीकेशन से इसको समझते हैं। पहला एप्लीकेशन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, है ना। जैसे सपोज करो हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अब हम सबको पता है कि इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से अगर मुझे किसी आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। हम सबको ये रिलेशन याद है ना, हम निकाल भी चुके हैं। अगर पी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो कितनी आएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, है ना, अगर इस वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है तो, ठीक है। ये रिलेशन हम सबको पता है। अब इसको निकालो आप एम्पियर्स लॉ से। देखो एम्पियर्स लॉ से हम इस रिलेशन को कैसे प्रूफ करेंगे। तो हमने इंटीग्रेशन करके इसको बहुत लंबा मेथड करके सॉल्व किया था। एम्पियर्स लॉ से आप एक ही झटके में इसका आंसर निकाल दोगे। तो सबसे पहले एक क्लोज पाथ ले लो। इस क्लोज पाथ में आपकी करंट कितनी जा रही है? आई जा रही है, ठीक है। तो एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है? इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। तो यहाँ पे एनक्लोज करंट कितना है? आई के बराबर। इस वायर में करंट कितना जा रहा है? आई के बराबर जा रहा है। तो मैंने एनक्लोज करंट लिख दिया आई के बराबर, ठीक है। अब अगर बड़े ध्यान से देखो तो इस पूरे सर्कुलर फील्ड में जो हमने ये पाथ कंसिडर किया है, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरह से लाई करेगी, ठीक है। और डीएल वेक्टर की बात करूँ तो डीएल वेक्टर भी आपका इसी के ऊपर कोइंसाइड करेगा। इस पॉइंट को नाम दे दो ए, ये इसका डीएल वेक्टर होगा और यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम होगा। मैं सिमिलरली किसी भी पॉइंट की अगर बात करूँ तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से टेंजेंशियल होगी। जैसे पॉइंट का नाम लेता हूँ मैं ओ, और इस पॉइंट पे आपका जो डीएल वेक्टर होगा वो भी आपका इस तरह से इसके ऊपर कोइंसाइड करेगा, ठीक है। बोथ आर कोइंसाइडिंग वेक्टर्स। तो जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप करोगे, है ना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस 0, है ना। थीटा आपका कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। बी डी एल कॉस 0 के बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट, ठीक है। अब अगर बड़े ध्यान से आप इस डायग्राम को देखो तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, क्योंकि आपकी करंट की वैल्यू कांस्टेंट है ना। यहाँ पे मैं करंट चेंज नहीं कर रहा हूँ, करंट का वैल्यू आपका सेम है। और हमें पता है जब आपका करंट का वैल्यू कांस्टेंट है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका रेडियस भी कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा रहेगा? कांस्टेंट। इफ योर मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट इट विल कम आउट ऑफ योर इंटीग्रेशन साइन। तो इंटीग्रेशन से वो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्लोज इंटीग्रल किसका हो जाएगा? डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। और जब आप डीएल को इंटीग्रेट करोगे, डीएल मतलब आपका सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है एलिमेंट, और पूरे पाथ में जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, है ना। यू विल गेट द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल विच इज 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैग्नेटिक फील्ड कितना मिल जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल, यहाँ पर इसको अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए, तब ये बहुत सिंपल है, ठीक है। क्लोज पाथ आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे वायर हमारी सिलेंड्रिकल होती है तो आपका पाथ ऐसा सर्कुलर हमने ले लिया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया।
आ जाओ इसके अगले एप्लीकेशन पे। अब सुबह की क्लास में हमने पढ़ा था इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड, है ना। तो इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड को भी हम एम्पियर्स लॉ लगा के निकाल सकते हैं, बहुत सिंपली निकाल सकते हैं। देखो अब इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड में हमने कितना बड़ा इंटीग्रेशन किया था, तब जाके हमें आंसर मिला था। तो जिन बच्चों को इंटीग्रेशन बहुत टफ लगता है उनके लिए एम्पियर्स लॉ बहुत अच्छा है, तो एम्पियर्स लॉ को आप अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। अब वापस मैं आपका इन्फिनिटी लॉन्ग सोलेनॉइड कंसिडर कर रहा हूँ। इस तरह का सपोज करो आपका सोलेनॉइड है, ठीक है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग आपका सोलेनॉइड है, इस तरह से जा रहा है आगे की तरफ और यहाँ भी जा रहा है पीछे की तरफ, ठीक है। अब इसमें सपोज करो आई करंट फ्लो हो रहा है ना। इस इन्फिनिटी लॉन्ग सोलेनॉइड में आपका करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई के बराबर। इसमें करंट आपका फ्लो हो रहा है आई के बराबर। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कितना मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, है ना। तो हमने क्या किया, एक पहले क्लोज पाथ सिलेक्ट किया। जैसे मैंने एक क्लोज पाथ यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इस तरह का मैंने एक क्लोज पाथ यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए सबसे पहले हमें एक पाथ सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे मैंने एक पाथ सिलेक्ट किया, इस पाथ को नाम दे देता हूँ ABCD। अब इस क्लोज पाथ का नाम दे देता हूँ A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट एंड D फॉर डॉग, ठीक है। ABCD मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। अब अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो अब मैं इस क्लोज पाथ में एम्पियर्स का लॉ लगाने वाला हूँ। अब इस क्लोज पाथ में एम्पियर्स का लॉ आपका कैसे लगाएंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL। क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब होता है पूरे पाथ में आपको इंटीग्रेशन करना है उसको, है ना। क्लोज इंटीग्रल का मतलब होता है आपको पूरे पाथ में उसका इंटीग्रेशन करना है ना। अब यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल का मतलब होगा इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL फ्रॉम A टू B। क्लोज इंटीग्रल का मतलब पूरे क्लोज पाथ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL from B to C plus integration of B dot DL from C to D plus integration of B dot DL from D to A, ठीक है। पूरे क्लोज पाथ में आप इसको इंटीग्रेट करो, ये होता है क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब, ठीक है। तो अब जब हम इसको क्लोज इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, A से B, B से C, C से D और D से A, तो मेरा ऐसा एक क्लोज कंटूर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब इस क्लोज कंटूर का कुछ लेंथ ले लेते हैं। सपोज करो ये लेंथ आपका x है, इसकी लेंथ x ले लेते हैं, इसकी विड्थ को y ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, एज्यूम कर लो। तो अब हम सबको पता है कि सोलेनॉइड के अगर मैं बाहर की बात करूं तो सोलेनॉइड के आउटसाइड आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, 0। आउटसाइड कोई भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती सोलेनॉइड की, है ना। आउटसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है आपकी अंदर की तरफ, ठीक है। आउटसाइड आपकी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। तो इनसाइड की अगर मैं बात करूं तो आपके पास देखो कौन कौन से पाथ बचते हैं। अगर मैं A से B की बात करूं तो A से B आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होगी, हाँ, A से B आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, प्रोड्यूस होगी। B से C की अगर मैं बात करूं तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड और जो ये वेक्टर है दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका इधर आ रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं अंदर की तरफ बात करूं तो आपके इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो, और डीएल वेक्टर आपका ऊपर की तरफ है। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। तो खाली आपका ए बी वाला सेक्शन ही बचेगा, है ना। ये वाले सेक्शंस आपके सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ आपका ए बी वाला सेक्शन बचेगा। और ये सारे सेक्शंस की वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड 0 है, क्योंकि यहाँ पे आपका डॉट प्रोडक्ट cos 90 0 हो जाएगा। और आउटसाइड तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो सिर्फ ए बी वाला सेक्शन बचेगा आपका, और बाकी सारे सेक्शंस आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला सेक्शन कैंसिल हो जाएगा, ये वाला सेक्शन कैंसिल हो जाएगा, ये भी सेक्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ए बी वाले सेक्शंस की वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगी, म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। तो एनक्लोज करंट क्या होगी अब आपकी, सपोज करो इस सोलेनॉइड के
n टर्न्स पर मीटर है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n टर्न्स पर मीटर, सोलेनॉइड के n टर्न्स पर मीटर है, ठीक है। तो आपकी टोटल एनक्लोज करंट कितनी हो जाएगी उस सेक्शन के अंदर, म्यू नॉट टाइम्स NXI। समझ आ रही? देखो n आपके टर्न्स पर मीटर हो गए और हमें फाइंड करना है कि आपके x लेंथ में कितनी करंट होगी। तो x लेंथ में आपके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, n इंटू एक्स के बराबर, और करंट आपकी आ गई I के बराबर। तो ये आपकी टोटल करंट हो जाएगी, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL फ्रॉम A टू B। और A से B जब आप इंटीग्रेट करोगे तो अगेन आप देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन आपका किसका होगा, DL के बराबर। A से भी जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका इंटीग्रेशन किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये जो इंटीग्रेशन आप करोगे किसके बराबर हो जाएगा, DL का इंटीग्रेशन x के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स NXI। अब देखो x से x आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स NI के बराबर, ठीक है। यहाँ से भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा कि जब हम एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो, ठीक है। अब आ जाओ हमारे शीट वाले क्वेश्चन पे, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, इन्फिनिटी लॉन्ग शीट की मैं बात कर रहा था, वो वाले क्वेश्चन को फिर से करते हैं इस एम्पियर्स लॉ की हेल्प से, ठीक है। तो ये आपकी बहुत बड़ी शीट है, वही वाला क्वेश्चन मैं फिर से ले रहा हूँ, बड़े ध्यान से आप देखो। और इसमें करंट आपका इस तरह से फ्लो कर रहा है। कैसे पता चलेगा इस? हाँ बेटा, यस। क्लोज लूप कैसे एज्यूम करेंगे? अच्छा, क्लोज लूप कैसे एज्यूम करोगे? सोलेनॉइड देखो आपको दिया होगा, सोलेनॉइड्स और इस तरह के क्वेश्चंस में आप हमेशा रेक्टेंगुलर क्लोज लूप एज्यूम करो। क्लोज लूप हम इस तरह से एज्यूम करते हैं कि हमारा कैलकुलेशन इजी से इजी हो जाए, ठीक है। अब मैंने क्लोज लूप ये वाले केस में क्यों ऐसा कंसिडर किया, देखो उसका भी रीज़न है, ऐसे ही नहीं कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब क्लोज लूप बच्चे पूछ रहे हैं सर ऐसे क्यों लिया रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो आप अगर रेक्टेंगुलर नहीं लेते तो कैसा क्लोज लूप लेते, सर्कुलर लेते क्या, सर्कुलर क्लोज लूप बनाते इस तरह से। क्या आपके दिमाग में इस तरह की खुराफाती चल रही है कि मैं एक सर्कुलर क्लोज लूप बनाऊं और फिर लगाऊं? अगर आप इस तरह का सर्कुलर क्लोज लूप लेते तो उसके डीमेरिट्स क्या है, सबसे पहले देखो। अगर मैं इस तरह का लूप लेता तो क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाता इस सर्कुलर लूप में? हाँ, इस सर्कुलर लूप को लेके आप लगा के देखो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड निकलता है यहाँ पे कितना आता। इसको ट्राई करके देखो सब लोग। सपोज करो मैंने सर्कुलर लूप इस तरह का ले लिया r रेडियस, ठीक है। अब ये वाले सेक्शन पे मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कितना हो, ठीक है। ये वाले सेक्शन पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कितना हो। अब मैं इस तरह का लूप इसलिए नहीं ले सकता यहाँ पे, क्यों नहीं ले सकता? पहला कारण ये है कि मेरा सोलेनॉइड का जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ वेरी कर रहा है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो सर्कुलर लूप लूंगा तो मेरा इस x में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ सर्कुलर लूप कंसिडर करूंगा तो मेरा x में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, जबकि मुझे x में ही वेरिएशन करवाना है, क्योंकि मेरा सोलेनॉइड तो लेंथ वाइज इन्फिनिटी है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इसका लेंथ है। और अगर मैं सर्कुलर लूप क्लोज लूप कंसिडर करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा x में कोई भी चेंज हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो मेरा रेडियस कांस्टेंट हो गया। तो इस तरह का लूप मैं यहाँ पे नहीं ले सकता, ठीक है। इसके अलावा आप क्या सोच रहे थे, आपके दिमाग में और किस टाइप का लूप आ रहा था, बताओ मेरे को। वायर में आप दो तरह के लूप ले सकते हो, या सर्कुलर ले लोगे या रेक्टेंगुलर ले लोगे। और भी कोई लूप है क्या आपके दिमाग में, तो बताओ। यस, अंदर बाहर लूप क्यों लिया? अंदर बाहर लूप क्यों लिया है? हाँ, अब देखो, अब ये भी आपका डाउट आ सकता है, सर आप लूप ऐसे क्यों नहीं ले रहे, है ना, अंदर ही ले लेते, इस पे चिपका के ले लेते, या फिर ऐसे ले लेते, है ना। दो पॉसिबिलिटीज आप लोगों के दिमाग में और आ रही होगी
कि सर या तो मैं ऐसे भी लूप ले सकता हूँ, ठीक है, और या तो मैं ऐसे भी लूप ले सकता हूँ, ठीक है ना। दो पॉसिबिलिटीज हमारे दिमाग में और आ रही है, या मैं इस तरह से लूप ले लूँ या मैं इस तरह से लूप लूँ। तो पहली पॉसिबिलिटी की अगर बात करें हम, सपोज करो आपने लूप ऐसे ले लिया, ठीक है, ये मेरा ए, ये मेरा बी, ये मेरा सी और ये मेरा डी, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बताओ, ए से बी में आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? यस, ए से बी मैंने बॉर्डर पे ले लिया ना सोलेनॉइड के, जस्ट, है ना, ए से बी मैंने जस्ट आपके बॉर्डर पे ले लिया। अब ए से बी आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बी डॉट डी एल जब आप करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा बताओ? जस्ट इनसाइड, है ना, जस्ट इनसाइड, मतलब ये आउटसाइड नहीं है, जस्ट इनसाइड, ठीक है। यस, हाँ, जस्ट मैंने अंदर लिया है, बाहर नहीं लिया, ठीक है। हाँ, अंदर बाहर क्यों लिया है उसका भी आंसर बता रहा हूँ। सपोज करो मैंने ऐसा लूप लिया, जस्ट अंदर ले लिया, ठीक है। अब इसके वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? ये वाले सेक्शन की वजह से, ये वाले सेक्शन की वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी बताओ? यस, अब ये लूप देखो ना, जस्ट टच कर रहा है ना, इसको जस्ट टच कर रहा है। और हम सबको पता है, एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपका करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है, ये आपका किसकी तरह बिहेव करता है? बार मैग्नेट की तरह। मतलब इस पे अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर निकल रही है तो यहाँ पे आपकी फील्ड लाइंस अंदर को जा रही, ठीक है। सिमिलरली अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर निकल रही है तो यहाँ पे आपकी फील्ड लाइंस अंदर को जा रही, ठीक है। तो जो आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी आपके ये वाले पार्ट में लाई करती है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो फील्ड लाइंस होती है वो सेंट्रल रीजन में लाई करती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी इंटेंसिटी होती है वो सेंट्रल रीजन में लाई करती है। आपके जो एंड पार्ट्स है वहाँ पे इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड की एंड पार्ट्स में जो इंटेंसिटी होती है बहुत कम हो जाती है। मैक्सिमम इंटेंसिटी आपकी सेंट्रल रीजन में लाई करती है। इसलिए हम लूप इस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि आपकी एंड से ज़्यादा सेंट्रल पार्ट कवर हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी आपकी ये वाले रीजन में लाई करेगी। यहाँ पे इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, नेग्लिजिबल इंटेंसिटी होती है। तो नेग्लिजिबल इंटेंसिटी यहाँ पे हो गई, यहाँ पे भी नेग्लिजिबल हो गई, यहाँ पे भी आपका परपेंडिकुलर की वजह से बी डॉट डी एल जीरो हो गया, यहाँ पे भी आपका परपेंडिकुलर की वजह से बी डॉट डी एल जीरो हो गया। तो यहाँ से तो आपको आंसर जीरो मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी फील्ड नेग्लिजिबल है, यहाँ पे भी आपकी फील्ड नेग्लिजिबल है, और इसमें परपेंडिकुलर की वजह से आपकी बी डॉट डी एल जीरो हो रहा है। तो अगर आप इस तरह का लूप कंसिडर करोगे तो आपका आंसर जीरो ही आना है, और वो सही बात भी है। जीरो इसलिए भी आना है क्योंकि यहाँ पे आपकी फील्ड लाइंस बहुत कम होती है, इसलिए हमारा बी डॉट डी एल जीरो आ जाएगा अगर आप इस तरह का लूप कंसिडर करो। बात समझ आ रही है? क्या आपको ये बात समझ आ रही है? ये पैटर्न एनालाइज करो ना आप फील्ड लाइंस का। हाँ, तो जहाँ भी आप फंसो तो वहाँ पे आपको ये बेसिक पे जाना है, किस तरह से फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है वो आपको एनालाइज करना। तो वहाँ से आपको क्लैरिटी आएगी कि हमने लूप ऐसा ही क्यों लिया, हमने ऐसा लूप क्यों नहीं लिया और ऐसा लूप क्यों नहीं लिया। अब ऐसा क्यों नहीं लिया बताओ? ये वाले लूप में क्या डीमेरिट है बताओ?
हाँ, यश क्या बोल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑलवेज वैलिड नहीं है। नहीं, यहाँ पे वैलिड है ना। ऐसा किसने बोला कि आपका एम्पियर्स लॉ यहाँ पे नहीं लगा है? इस लूप पे हमने एम्पियर्स लॉ लगाया है और हमें आंसर क्या मिला है? 0 मिला है। और वो सही बात है, 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइंस बहुत नेग्लिजिबल है, यहाँ पे भी नेग्लिजिबल है, तो बी डॉट डी एल आपका वैसे ही 0 हो गया। और यहाँ पे भी आपका 0 है, यहाँ पे भी आपका 0 है। सही है। तो ये वाले रीजन में आपकी कोई भी करंट एनक्लोज है ही नहीं, देखा जाए तो इस रीजन में आपकी कोई भी ज़्यादा करंट एनक्लोज है ही नहीं, 0 ही है। यहाँ पे आपका एम्पियर्स लॉ वैलिड है। ठीक है। लेकिन हम जब सोलेनॉइड की बात करते हैं तो सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो ये वाले पार्ट की जो करंट है, जो अंदर वाले सेक्शन की जो करंट है उसकी वजह से हमें निकालनी होती, क्योंकि एंड रीजन्स पे आपकी फील्ड लाइंस होती नहीं है ना, तो वहाँ से कहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी? एंड रीजन्स में जब आपका करंट ही नहीं होगा तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगी। बात समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, यहाँ पे भी आपका एम्पियर्स लॉ तो वैलिड है ही, ऐसा नहीं है कि एम्पियर्स लॉ वैलिड नहीं। ऐसा किसने बोला एम्पियर्स लॉ वैलिड नहीं? हाँ, लेकिन एम्पियर्स लॉ लगा के हमें आंसर क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, और 0 ही मिलेगा। सही भी है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, चलो। तो वहाँ पे ज्यादा मिलना चाहिए ना? क्यों ज़्यादा क्यों मिलना चाहिए? आप ये फील्ड लाइंस का पैटर्न ऑब्जर्व करो ना, ये फील्ड लाइंस का पैटर्न देखो, इस तरह से आपका सोलेनॉइड, ठीक है, और इस तरह से आपकी फील्ड लाइंस यहाँ से जनरेट हो रही है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, आपकी फील्ड लाइंस यहाँ से जनरेट हो रही है। ठीक है, इस तरह से आपकी फील्ड लाइंस क्लोजली जनरेट हो रही है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो फील्ड लाइंस है वो ये वाले रीजन में से पास हो रही है कि एंड रीजन में से पास हो रही है? मैक्सिमम जो आपकी फील्ड लाइंस है कहाँ से पास हो रही है? और आप चाहते हो कि मैं लूप इधर लूँ जहाँ पे फील्ड लाइंस है ही नहीं, बहुत रेयर है, नेग्लिजिबल है, आप लूप ऐसे कंसिडर कर रहे है ना? बात समझ आ रही है? ठीक है, ओके सर। चलो, ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब इस पे और भी डिटेल है, ऐसा नहीं है, इस पे आप और भी रिसर्च कर सकते हो, लेकिन उतना रिसर्च हमें करना नहीं है क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा आपको ऐसा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है ना? आप चाहो तो इस सोलेनॉइड पे हम बहुत अच्छा रिसर्च भी कर सकते हैं, आपको पूरी फील्ड लाइंस पूरा पैटर्न पढ़ाया जाएगा, लेकिन वो आउट ऑफ द बॉक्स है, क्योंकि ना वो जेई मेंस में पूछा जाएगा, ना आपको नीट में पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। आपके लेवल पे खाली इतना ही बताया गया है कि इसको ऐसे ही कंसिडर करना है। ठीक है, हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है तो आप इस पे बुक स्टडी कर सकते हो। मैं आपको एक बुक का नाम बता दूंगा जो इसके ऊपर पूरी बेस्ड है, आप उसकी स्टडी कर सकते हो। इस पे 1000 पन्ने की एक बुक है, 1000 पेजेस की, जिसको बहुत डीपली रिसर्च करना रहता है। किसी के दिमाग में बहुत बड़ा कीड़ा चलता है, सर ऐसा ही क्यों होता है, तो उस बुक का नाम मैं आपको रेफ़र कर दूंगा, आप उसको पढ़ लें। ठीक है चलो आ जाओ उधर। अब हमारा आ जाओ, हाँ, मैं बात कर रहा था इनफाइनाइटली लॉन्ग आपकी जो शीट है ना, सपोज करो मैंने ऐसी कोई शीट ली, ठीक है। एक्चुअली आपका जो सिलेबस है ना फिजिक्स का, वो काफ़ी डेप्थ में, अगर आप सही से पढ़ना चाहो ना तो बहुत डीप है वो, लेकिन उतना अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपके पास उतना टाइम ही नहीं। अगर सही से मैं बताऊं तो आपका 12th क्लास का फिजिक्स अगर आपको रिसर्च करके पढ़ना है, मतलब बहुत अच्छे से, मतलब एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से जानना है, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों, तो उसको स्टडी करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम चाहिए, लेकिन उतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम एक एक टॉपिक पे रिसर्च करें। हमारे पास उतना टाइम है कि हम उस टॉपिक्स का जो मेन पॉइंट्स है ना, हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 1000 पन्ने की कोई किताब है तो हम उसके जो मेन पॉइंट्स है
वो कंसिडर करें और उसको क्वेश्चंस में लाएं, उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करें। ये काम हम कर सकते हैं और ये काम हमें यही काम करना भी। कई बच्चे होते हैं जो इस कैटेगरी में चले जाते हैं, उस पर रिसर्च करने लगते हैं। कई बार मुझे भी बहुत शौक चढ़ता था, जैसे कोई हमारा कोई टीचर पढ़ाता था, अच्छा सा कोई टॉपिक होता था, तो मुझे भी लगता था कि हाँ ये जो टॉपिक पढ़ा है ना, इसको हमें और डिटेल में जाके पढ़ना है। तो मैं क्या करता था, उस टॉपिक को, जैसे मुझे पढ़ाया था मेरे मास्टर ने फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना, हमारे टाइम पे फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत क्रेज़ रहता था। तो जैसे ही फ्लूइड मैकेनिक्स उसने पढ़ाया सर ने, तो मैंने घर पे जाके क्या किया, फ्लूइड मैकेनिक्स की 2-3 बुक डाउनलोड कर ली, ठीक है, कहीं से अरेंज कर ली। 3 PDF मैंने डाउनलोड कर ली। अब एक PDF थी उसकी 1000 पेजेस की, ठीक है, 1000 पेजेस की PDF थी, और 3 PDF मतलब कितने हो गए, 3000 पन्ने हो गए। अब 3000 पेज में उसमें खाली पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स ही बताई हुई, समझ रहे हो। और जबकि फ्लूइड मैकेनिक्स आपका फिजिक्स का, अगर मैं बात करूँ तो एक छोटा सा चैप्टर है। अब एक चैप्टर को समझने के लिए कितने पेज उसने लिए, 3000 पेज। तो आप सोचो किस लेवल की इंफॉर्मेशन उसमें दी हुई। लेकिन उतना टाइम वेस्ट आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। आपको क्या करना है, जो इन 3000 पन्नों की जो समरी है, जो हमें यूज़ करनी है, उसको हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। बात समझ रहे हो। कई बच्चे इस ट्रैक पे चले जाते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो ये वाला ट्रैक फॉलो करते हैं, लेकिन इस ट्रैक में आपको नॉलेज बहुत सारा मिलेगा, नो डाउट, लेकिन वो आपके किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको जो कंपटीशन के लिए पढ़ना है वो इतना ही पढ़ना। बात समझ रहे हो, कहने का मतलब ये है। तो उतना ही पढ़ो जितना आपके लिए ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। कई बार होता है हम आउट ऑफ ट्रैक चले जाते हैं, है ना। तो ये पार्ट हमें नहीं जाना है ना, ये वाला पार्ट हमें नहीं सोचना है, रिसर्च वाला पार्ट हमें नहीं सोचना है। एक बार हमें कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, फिर हम बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे इस पर, ठीक है। कॉलेज में आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा। कॉलेज में जब आपका एडमिशन होगा, फिर आप इस पर 5-5 बुक्स पढ़ना। फ्लूइड मैकेनिक्स पे कम से कम 500 से 1000 पब्लिकेशंस है। 500 से 1000 बुक्स आर पब्लिश्ड ऑन दिस फ्लूइड मैकेनिक्स, and each book is having approximately 1500 pages। अब आप सोचो, पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है, there is no limit of study, ठीक है। कहने का मतलब ये है। चलो आ जाओ इधर इधर आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, हमारे कंटेंट पे आ जाते हैं हम, ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस नहीं करेंगे। हाँ, तो ये मेरा वायर है, देखो, हाँ ये मेरी शीट है, ठीक है, वायर नहीं है, मेरा इन्फाइनेटली लॉन्ग शीट है। वो वाले क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करते हैं। और इसमें करंट आपका इस तरह से जा रहा था, ठीक है, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी। अब मेरे ख्याल से ओरिएंटेशन आप सबको पता चल गया किस तरह से आपको इसको इमेजिन करना है। क्वेश्चन आपका वापस वही है, हमें r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, ठीक है, r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, ठीक है। तो अब हम इसको एम्पियर्स लॉ से सॉल्व करेंगे। अब हम इसको इंटीग्रेशन वाले अप्रोच से नहीं करेंगे, अब हम इसी सवाल को किससे करेंगे, एम्पियर्स लॉ से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप एक क्लोज लूप ले लो, है ना। इसमें आप क्लोज लूप कैसे लोगे, वापस इस सिचुएशन को इमेजिन करो। ये सिचुएशन आपकी इस तरह से, करंट आपका ऐसे जा रहा है, और ये आपकी इनफाइनेटली लॉन्ग शीट है। ठीक है, ये आपकी इनफाइनेटली लॉन्ग शीट है और करंट आपका इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो अब मुझे लूप कंसिडर करना है।
तो वापस मुझे रेक्टेंगुलर लूप ही लेना पड़ेगा। इस तरह का लूप मैं लूँगा। देखो इधर 3D में बताता हूँ तो आपको पता चलेगा। ठीक है, इस तरह का मैं लूप लेता हूँ। समझ आ रहा है आपको? तभी तो उस लूप के अंदर कुछ करंट आपका एनक्लोज होगा। इस लूप को करंट कुछ एनक्लोज होगा इसके अंदर। ठीक है, इस तरह का मैं लूप अज्यूम करूँ। ए बी सी एंड डी। ठीक है, यस और नो? अब लगा दो आपका एम्पियर्स लॉ। एक लाइन में आंसर आएगा। अब आप इतना बड़ा जो इंटीग्रेशन करते थे वो 1 लाइन में आंसर मिलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल विच इज क्लोज इंटीग्रल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड, है ना। करंट कितना आपका एनक्लोज्ड हुआ, सपोज करो इसका लेंथ आपका x दिया हुआ है, तो इस x लेंथ में कितना आपका करंट एनक्लोज हो जाएगा, I टाइम्स x। I इज द करंट डेंसिटी विच इज योर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो B डॉट डी एल जब आप करोगे इसका, तो B डॉट डी एल फ्रॉम A टू B, B टू C, C टू D और D टू A। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। सपोज करो ये आपका फर्स्ट रीजन है और ये आपका सेकेंड रीजन है। फर्स्ट रीजन में आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? यस, फर्स्ट रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पहले ये बताओ। What is the direction of magnetic field in your first region? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो आपकी फील्ड लाइंस होगी ना। हाँ, क्लॉकवाइज तो आपकी फील्ड लाइंस होगी, वो बात सही है। लेकिन अगर किसी पॉइंट की बात करूं, जैसे मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जो इस ए बी पे लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी राइट साइड। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहाँ पे आप एक रेडियस लेके एक सर्कल बना दो। ठीक है, उस रेडियस का आप एक सर्कल बना दो और उस पर राइट हैंड थंब रूल लगाओ, तो आपकी फील्ड लाइंस आएगी राइट साइड। सिमिलरली अगर मैं नीचे वाले सेक्शन की बात करूँ, तो नीचे वाले सेक्शंस पे आपकी फील्ड लाइंस किधर जाएंगी? हाँ, ऊपर वाले में आपकी राइट साइड जाएगी। बिल्कुल सही जवाब। नीचे वाले सेक्शन में आपकी फील्ड लाइंस किधर जाएगी? लेफ्ट को जाएगी। वेरी गुड, अब सबको समझ आ रहा है मेरे ख्याल से। अब डायरेक्शन में किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, है ना। नीचे वाले सेक्शन में आपकी फील्ड लाइंस कहाँ जाएगी? लेफ्ट साइड, है ना। ठीक है, तो वापस से आप बी डॉट डी एल को इंटीग्रेल करोगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू सी प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू डी प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम डी टू ए। ठीक है, तो अगर मैं ए से बी की बात करूं, तो ए से बी आपका डीएल वेक्टर भी इधर है और बी वेक्टर भी इधर है। ठीक है, तो ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे। बी डॉट डी एल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? डीएल को इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट एक्स, है ना। ए से बी जब आप इंटीग्रेट करोगे बी डॉट डी एल तो आपको मिलेगा बी एक्स। लेकिन अगर मैं बीसी सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे वापस आपका वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसकी वजह से कोई आपका जनरेशन नहीं होगा। सी से डी की बात करूं तो अगेन आपका डीएल वेक्टर और बी वेक्टर कोइंसाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी जनरेट होगी? बी एक्स के बराबर। और अगर डी से ए की बात करूं तो यहाँ पे आपकी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना मिल जाएगा? बी एक्स प्लस बी एक्स
विच इज़ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका x से x कैंसिल हो जाएगा और b का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2। ठीक है, एम्पियर्स लॉ से भी आपको सेम रिलेशन मिलेगा। ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 2 के बराबर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? म्यू नॉट आई बाई 2 के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। यस। अच्छा, एक और एप्लीकेशन आपको करवा देता हूँ, बहुत फेमस एप्लीकेशन है और बहुत बार पूछा जाता है, एग्ज़ाम में बहुत आता है ये वाला एप्लीकेशन। जेई मेंस में कई बार रिपीट हो गया है, 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। सपोज करो हमारे पास ऐसा एक वायर है सिलिंड्रिकल। ठीक है, ऐसा एक सिलिंड्रिकल वायर, और इसमें आपको करंट डेंसिटी दिया हुआ है। यहाँ पे आपको करंट डेंसिटी दिया हुआ है विच इज़ इक्वल टू, करंट डेंसिटी को मैं J से डिनोट कर देता हूँ। करंट डेंसिटी आपको इस वायर का दिया हुआ है विच इज़ करंट पर यूनिट एरिया। इसका रेडियस कितना है, R के बराबर, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस पूरी वायर के अंदर आपका करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये वायर में आपका करंट डेंसिटी दिया हुआ है विच इज करंट पर यूनिट एरिया। अब आपको बोला गया व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P which is lying inside and what is the magnetic field at the point Q which is lying outside. You have to find the magnetic field at P point and magnetic field at Q point. ठीक है, P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी बार आपसे पूछा गया। फिर से बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। देखो, सपोज करो हमारे पास एक सिलिंड्रिकल वायर है। ठीक है, और इस सिलिंड्रिकल वायर में आपका करंट कितना है, I करंट। ठीक है, सिलिंड्रिकल वायर में आपका करंट का वैल्यू दिया हुआ है I, और करंट डेंसिटी दिया हुआ है विच इज़ करंट पर यूनिट एरिया विच इज़ I अपॉन पाई आर स्क्वायर। करंट डेंसिटी इज गिवन I अपॉन पाई आर स्क्वायर, and you have to find what is the magnetic field at the point P which is lying inside the cylindrical wire and what is the magnetic field at point Q which is lying outside the cylindrical wire. ठीक है, 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं P और Q, दोनों पॉइंट्स पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल। तो सबसे पहले P पॉइंट पे निकाल के देखते हैं P पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो P पॉइंट आपका सिलेंडर के अंदर लाई कर रहा है, इस तरह से आपका सिलेंडर है। ठीक है, और P पॉइंट आपका सिलेंडर के अंदर लाई कर, यहाँ पे कहीं लाई कर। तो जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे आप एक सर्कल ड्रॉ कर लो। पहले क्लोज पाथ बना लो। ठीक है, अब इसमें करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस पॉइंट पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। यस, इस पॉइंट पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपका इसके टेंजेंशियल होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड आपके इसके टेंजेंशियल होगी। सपोज करो इसका रेडियस R के बराबर। ठीक है, इसका रेडियस किसके बराबर है, R के बराबर, और ये बड़ा रेडियस आपको दिया हुआ है वायर का, ये आपका कैपिटल R के बराबर।
ठीक है, बड़ा रेडियस आपको कैपिटल आर के बराबर। अब हमें ये वाले क्लोज कंटूर पे एम्पियर्स का लॉ लगाना है। अब यहाँ पे अगर मैं किसी भी पॉइंट की बात करूँ तो हर पॉइंट पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन टेंजेंशियल होगी। एट ईच एंड एवरी पॉइंट योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी टेंजेंशियल। आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ठीक है। और जब आप क्लोज इंटीग्रल करोगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड, ठीक है। म्यू नॉट टाइम्स किसके हो जाएगा, कितना आपका करंट एनक्लोज्ड है। एनक्लोज्ड मतलब उस लूप में से कितना करंट पास होगा, ठीक है। तो बी डॉट डी एल का वैल्यू आप हमेशा निकाल सकते हो। देखो डी एल वैक्टर भी आपका पाथ के अलॉन्ग लाई कर रहा है और बी वेक्टर भी आपका ऐसे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो क्या आंसर मिलेगा, है ना। बी डी एल कॉस जीरो, अगेन यू विल गेट सेम बी डी एल कॉस ऑफ जीरो। इसका आपको करना है क्लोज इंटीग्रल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम करंट एनक्लोज्ड। अब यहाँ पे एनक्लोज करंट आपका कितना हो जाएगा बताओ, टोटल करंट आपका आई, है ना। और करंट डेंसिटी हमें पता है विच इज करंट पर यूनिट एरिया पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू योर जे। दिस इज योर करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी को जब मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूँगा, ये वाले एरिया से, एनक्लोज लूप वाले एरिया से, तो मुझे इसकी करंट पता चल जाएगी। इस रीजन में कितना करंट आपका एनक्लोज्ड होगा मुझे वो पता चल जाएगा, है ना। टाइम हो गया क्या? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप सब इसको घर पे एक बार ट्राई करना, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। चलो आज हम क्लास इधर ही ओवर करते हैं। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। कल मॉर्निंग में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।